आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण तो हम लोग पढ़ चुके थे कि जो जैविक घटक हैं उसको भी मेन 3 भागों में बांटा गया है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आज हम लोग इसी को क्या करना है, डिटेल में जानना है कि उत्पादक किसको कहते हैं, उपभोक्ता किसको कहते हैं और अपघटक किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है उत्पादक। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो वैसे कारक जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, साफ साफ बोल रहा है, वैसे कारक जो क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो देवदार हो, चीड़ हो, नीम है, आम है और भी छोटे मोटे जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब क्या हैं, उत्पादक हैं। बड़े वृक्ष एवं छोटे हरे पौधे उत्पादक के क्या हैं, उदाहरण हैं। यानी कुल मिला के उत्पादक हम लोग उसी को बोलेंगे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, है ना। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब लोग क्या हैं, उत्पादक हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता कि हम लोग उपभोक्ता किसको बोलेंगे। उपभोक्ता वे सभी जंतु होते हैं जो परपोषी अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। यानी सीधे कह सकते हैं कि जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित हैं, जो अपना भोजन प्रकाश के मदद से नहीं बनाते हैं, ठीक है। उनमें भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि सर हम लोग किचन में खाना तो बनाते हैं, तो वो नहीं, हम लोग किचन में खाना बनाते हैं लेकिन हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बस वो पकाते हैं, है ना। जितना भी साग सब्जी है वो तो उत्पादक ही है, हम लोग उसको ना खा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि हम लोग या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट पेड़ पौधा पे और जानवरों में ही डिपेंड है, हम लोग आश्रित हैं हम लोग। किस लिए, तो ऊर्जा के लिए। ऊर्जा और पोषण के प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, वही डायरेक्ट और या तो इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया। आप देखो उपभोक्ता को भी बहुत सारा कैटेगरी में बांट दिया गया है, ठीक है। क्योंकि उपभोक्ता का सीधा मतलब है कि जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित है, ठीक है। अपना भोजन खुद से बना के नहीं खाता है, जो खुद से बना के खाता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण से, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पादक। तो उपभोक्ता में कैटेगरीज बांट दिया गया है कि भाई कि केवल जो साग सब्जी को खाएगा उसको हम लोग बोलेंगे शाकाहारी, जिसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। तो शाकाहारी फिर क्या है, तो बोलेंगे वे उपभोक्ता होते हैं जो केवल पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, हाथी है आदि, सभी ऊर्जा के लिए पौधे पर ही आश्रित हैं। ये सब केवल पौधा को खाता है। अतः इन सभी शाकाहारियों के प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ये पहला हो गया स्टेज। अब इसको अगर कोई खाएगा तो फिर क्या कहलाएगा, मांसाहारी। सॉरी, हाँ, मांसाहारी क्या होगा, जो सबको खाएगा, दूसरे जीवों को भी खाएगा, है ना। और जो पेड़ पौधा को भी खाएगा, मांस को भी खाएगा, फिर वो सर्वाहारी हो जाएगा। तो मांसाहारी किसको बोलेंगे, तो वे उपभोक्ता जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा मेढक हो गया, गीद हो गया, लोमड़ी, बाघ से, ये सब क्या हैं, तो शाकाहारियों को खाकर जो जीवित रहते हैं। मतलब अभी जो पढ़े उसको जो खाएगा वो कहलाएगा मांसाहारी, क्योंकि शाकाहारी का मतलब हो गया वो जीव जो साग सब्जी, घास, पेड़ पौधा को खाते हैं, और मांसाहारी वो हो गए जो शाकाहारी को खाते हैं। तो मेढक, गीद, लोमड़ी, बाघ, शेर इत्यादि शाकाहारियों को खाकर जीवित रहते हैं। इन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। याद रखना, उपभोक्ता में पहला शाकाहारी जो हो गया वो तुम्हारा प्रथम उपभोक्ता हो गया, और मांसाहारी तुम्हारा दूसरा उपभोक्ता हो गया। मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों पर निर्भर रहते हैं
जिसको हम लोग तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाघ, सिंह, गिद्ध, ये सब जो हैं सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई शिकार करता है और ना ही इन्हें कोई खाता है। मतलब समझ ले, जिस जानवर को कोई नहीं खाता है वो लोग सर्वोच्च उपभोक्ता कहलाते हैं। समझ रहे हो? सर्वोच्च उपभोक्ता यानी कि वो उपभोक्ता जिसका मांस कोई नहीं खाता है। उदाहरण में एक कड़ी दिखाया गया है, जिसे घास टिड्डा खाता है। टिड्डा यानी कि वही टिड्डा, समझ में रहे किसको बोलते हैं? एक प्रकार का कीड़ा रहता है, लेकिन कोई टिड्डा का हम लोग जो देहाती भाषा में क्या बोलते हैं टिड्डा को? बेंगपौना। उसको खाता है मेढक, और फिर मेढक को खाया सांप, और सांप को खाया गिद्ध। तो यहाँ घास जो हो गया वो हो गया उत्पादक, और जो टिड्डा हो गया वो प्रथम उपभोक्ता हो, क्योंकि घास को खाया ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम उपभोक्ता। अब इसको जो खाया उसका नाम हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता, यानी मेढक हो गया तेरा द्वितीय उपभोक्ता। अब इसको खाया सांप, तो सांप हो गया तेरा तृतीय उपभोक्ता। अब सांप को खा गया गिद्ध, और गिद्ध हो गया तेरा सर्वोच्च उपभोक्ता, क्योंकि अब गिद्ध को कोई नहीं खाएगा। गिद्ध को कोई नहीं खाएगा। अब ये सीधे क्या हो जाएगा? डिकम्पोज होगा। जब मर जाएगा तो इसका शरीर मिट्टी में सड़ेगा, और सड़ाने वाले जो कीटाणु, ये बैक्टीरिया होंगे वो कहलाएंगे क्या? अपघटक। क्योंकि हम लोग देखो यहाँ 3 गो मेन चीज़ की बात कर रहे थे, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अभी 2 चीज़ के बारे में बात हुआ है। उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, और 3 आएगा, एक आएगा सर्वाहारी, सब उपभोक्ता के अंदर आ जाएगा। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फिर किसके बारे में? अपघटक के बारे में। तो हम लोग अभी शाकाहारी, मांसाहारी देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर्वाहारी। तो वे उपभोक्ता जो पौधों एवं मांस दोनों का खाकर जीवित रह सकते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मानव हुआ, कौवा हुआ, और भी कुछ हैं जीव। बताओ कौन और जीव है जो सब कुछ खाता है? अभी 2 तो एग्जाम्पल हो गया, मानव और कौवा, और कोई एग्जाम्पल है जो सर्वाहारी है, जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाता है? कुत्ता नहीं, हड्डी भी चाटता है, रोटी भी खाता है कि नहीं? बिल्ली, चूहा खाती है ना, है, दूध पीती है। तो वैसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। अब लास्ट जो बात कर रहे थे अपघटक की, कि किसी भी पारितंत्र में, पारितंत्र मतलब समझ लो, पहले बात करते हैं जहाँ जैविक और अजैविक कारकें मिलकर एक तंत्र को तैयार किया गया, एक सिस्टम तैयार किया है। किसी भी पारितंत्र में जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया और कवक यानी फंगी मुख्य अपघटक हैं। सीधे बोल दिया, यही 2 है जो मुख्य अपघटक है, और भी हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़कर अंततः सरल पदार्थों में विघटित कर पौधों का पोषण प्रदान करते हैं। देखो क्या होता है फाइनली, कि जो सर्वोच्च उपभोक्ता हैं जब वो मर जाते हैं ना, तो उनको सड़ा देता है। तो सड़ाने वाला जीवाणु और कवक ही होते हैं, और जब ये सड़ते हैं तो फाइनली तो मिट्टी में मिलते हैं, और फिर मिट्टी में जब मिल जाता है तो पेड़ पौधों को फिर से क्या मिलता है? पोषक। मतलब इसीलिए ना एक बात आता है सामने कि जहाँ से पैदा हुआ वहीं जाके ख़त्म हो गया। नहीं कि पेड़ पौधा को खाया, मान लो, फिर पौधा को खाया, उसको कोई खाया, खाते खाते तो बहुत ऊंच तक पहुंच गया, सर्वोच्च जीव बन गया। लेकिन जब वो मर गया तो फाइनली कहाँ मिल गया? मिट्टी में। और फिर उसका ऊर्जा को कौन उपयोग किया? पौधा। फिर से पौधे लोग उसका उपयोग किया। तो यहाँ वही बात हो रहा था कि किसी भी पारितंत्र में जीवाणु और कवक जो है मुख्य अपघटक हैं। मुख्य अपघटक मतलब डिकम्पोजर हैं, जो मृत मतलब मरा हुआ, और जो कार्बनिक यानी कि जो भी कार्बनिक पदार्थ है शरीर का, जो भी जीव मरा उसके शरीर का, तो उसको सड़ाकर छोटे छोटे कणों में तोड़कर अंततः सरल पदार्थों में विघटित करके पौधों का पोषण प्रदान करते हैं। अतः पारितंत्र में या पारितंत्र में अपशिष्टों का निपटारा इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। अगर ये नहीं होते ना
तो हम लोग का इन्वायरमेंट में गंदगी बहुत फैला रहता नहीं, जिधर उधर कुकुर मुकुर मरता है, बिला उला गाड़ी चिपा के मरता है, तो क्या अब लोग सड़क अगर नहीं इसको अगर सड़ाने वाला होता, डिकम्पोजर, ये छोटे छोटे जो कीटाणु बैक्टीरिया नहीं होते हैं तो चारों तरफ महकता रहता नहीं, गंध चारों का बदबूदार गंध आते रहता, नाक ढक के चलना पड़ता। तो ये तीन चीज़ हम लोग पढ़ें, क्या क्या, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला जो हम लोग का है वो खाद्य श्रृंखला है, जिसको हम लोग फूड चेन कहते हैं, है ना। क्योंकि देखो दो ही चीज़ होता है, या तो आदमी खा रहा है या खिला रहा है, मतलब अपने आप को खा रहा है, मतलब किसी चीज़ को खा रहा है या फिर उसको कोई खा रहा है, यही ना होता है। खाने वाला और खाने वाला, खा रहा है और खिला रहा है, अपने भोजन बन जा रहा है नहीं। तो शाकाहारी एवं मांसाहारी सभी एक दूसरे से क्या है, भोजन ग्रहण करने हैं तो जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं मतलब समझ रहा है, अर्थात यह कह सकते हैं ये सभी खाने वाले और खाए जाने वाले, ध्यान समझना इस बात को, कि ये सभी खाने वाले और खाए जाने वाले जीवधारी एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे मान लो घास, हिरन खाया ना, तो ये हो गया खाने वाला, अब इसको खाएगा, कौन खाया, तो बाघ खाया। तो इस तरह का के जब चैन बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, या फिर कह सकते हैं फूड चैन। इसलिए एक वर्ड लिखा देखो, ये सभी खाने वाले और खाए जाने वाले, ये तो खा लिया लेकिन इसको भी कोई खाएगा, है ना। तो जब इस तरह मिलकर एक चैन बनता है, इस तरह एक मिलकर जब चैन बनता है, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर इसी को हटा दिया तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे खा के ये जिंदा था और इससे खा के अब ये जिंदा है, समझ रहे हैं ना। इसको और हम लोग लंबा बना सकते हैं, जैसे अभी एक बनाए थे हम लोग, यहाँ पे देखो ये वाला, कि घास को खाया टिड्डा, टिड्डा खाया मेढक, मेढक खाया सांप, सांप को खाया गिद्ध, है कि नहीं। अब हम मान लो अगर टिड्डा को हटा देंगे तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसको हटा देंगे तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, अगर इसी को हटा दे तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अब आता है जैसे भी अभी जब एक वो चैन बनाते हैं ना, जब इस तरह से एक सीरीज बनाते हैं तो उसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब ऐसा ऐसा बहुत सारा जुड़ जाता है ना तो उसको हम लोग फिर कहते हैं खाद्य जाल, क्या बोलते हैं, या फिर सॉरी खाद्य जाल या फिर आहार जाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। तो जब किसी उपभोक्ता का आहार स्रोत एक दूसरे से अधिक हो तो इसके परिणाम स्वरूप कई खाद्य श्रृंखला एक साथ उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। मतलब जैसे ऐसा ऐसा जब बहुत सारा तैयार हो जाता है, देखो जब किसी उपभोक्ता तो समझ में आ रहा है, खाने वाला, तो खाने वाला के लिए जब आहार स्रोत एक से अधिक हो जाए मतलब दूसरे स्रोत से भी काम चल रहा है उसका, तो इसके परिणाम स्वरूप कई खाद्य श्रृंखला उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब उत्पन्न हो जाते हैं तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिखाते हैं, देखो कई यहाँ अभी फिलहाल 3 को दिखाया जा रहा है ना। अभी देखो गिद्ध का खाने का तरीका केवल ऐसा नहीं, घास को खरगोश खाया, खरगोश को गिद्ध खाया। अगर खरगोश मर भी जाएगा तो ये जिंदे रहेगा, कैसे, इधर से घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को सीधे गिद्ध खा सकता है, या फिर घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को छिपकली खाया, छिपकली तो कौन खाया, फाइनली गिद्ध खा गया। इधर देखो घास चूहा को, घास का मतलब ये नहीं कि घास चूहा खा रहा है, अनाज उनाज हो गया ना, वो सब तो उत्पादक है हुआ तो समझो अनाज चूहा खाया, चूहा को सांप खाया और सांप को फिर गिद्ध खाया। तो गिद्ध के लिए अगर देखा जाए तो कितना सारा फूड चेन बना है, एगो फूड चेन इधर बना, एगो फूड चेन ये बना, 2 हुआ, एक 3 हुआ, एक 4 हुआ, एक 5 हो गया। तो जब किसी उपभोक्ता के लिए जब आहार स्रोत बहुत सारा हो जाए तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, आहार जाल। ठीक है, अब सीधी बात है, इसके पास जितना ऊर्जा होगा
सूर्य की रोशनी से जो अपना ऊर्जा बनाया होगा, अपना ग्रो किया होगा, अब इसको कोई खाएगा तो इसको ऊर्जा मिलेगा ना। आज जब इसको कोई खाएगा तो इसको ऊर्जा मिलेगा। तो यही नहीं कह सकते ऊर्जा का भी क्या होता है, देखो रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा का परिवहन हो रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह। क्या बोलते हैं? हाँ, कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो खाद्य श्रृंखला के जरिए ही क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो पहले तो सूर्य है, क्योंकि जानते हैं भाई ये ना पहले बना, और इसको बनने के लिए क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए। इसीलिए बोलता है किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सूर्य है। परंतु पृथ्वी पर आरोपित सौर ऊर्जा का केवल 1 से 5% का ही उपयोग हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने में कर पाते हैं। और इस प्रकार सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। मतलब जैसे पेड़ पौधा सूर्य की रोशनी से खाना बनाते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा होता है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। और हरे पेड़ पौधों में जितने भी ऊर्जा तैयार हुआ रहता है वो क्रमशः फिर शाकाहारियों में तथा बाद में विभिन्न पोषी स्तरों के मांसाहारियों में द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। और इस प्रकार किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। और इसे निम्न चित्र द्वारा देखो दर्शाया भी जा रहा है इस तरह से कि सूर्य और ऊर्जा, यानी सूर्य का सौर ऊर्जा बोलो उत्पादक लोग लेता है ना। सूर्य का ऊर्जा को कौन लेता है, उत्पादक लोग, घास उस लोग। फिर इसको प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, समझ रहे हैं ना। और फिर प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कौन, शाकाहारी लोग। फिर शाकाहारी लोग इसको खाता है, फिर शाकाहारी लोग को द्वितीय उपभोक्ता लोग खाता है। तो ई का मतलब एनर्जी यानी ऊर्जा। ऊर्जा कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर देखो यहाँ से तृतीय उपभोक्ता, जैसे यहाँ अगला स्टेप यहाँ है ना, कि यहाँ के बाद यहाँ तृतीय उपभोक्ता में, तो इसको जो खाएगा तृतीय उपभोक्ता कहलाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि पारितंत्र में क्या हो, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऊर्जा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ऊर्जा आपका एक जगह से दूसरे जगह रूपांतरण हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के समय निम्नलिखित प्रमुख तथ्य देखे जाते हैं। पहला, यह सदैव एक ही दिशा में देखो संपन्न होता है, एक ही दिशा में संपन्न हो रहा है। कहाँ से कहाँ, पहले उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक तक जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण बहुत ही थोड़ा सा होता है। प्रत्येक पोषी स्तर में जो उत्पन्न ऊर्जा का लगभग 10% ही अगले पोषी स्तर में प्रदान होता है। देखो मात्र कितना, 10%। अगर कोई घास या कोई उत्पादक पूरा अपना जीवन काल में अगर 100% ऊर्जा जमा किया है ना, तो जब उसको कोई खाएगा ना तो उसको मात्र उससे कितना मिलेगा, 10% ही अगला पोषी स्तर को ऊर्जा प्रदान होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के बारे में। उसके बाद ऐसे 2 तरीके समझाइए जिसमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इनसे दुर्गंध एवं गंदगी भी फैलती है। सीधी सी बात है भाई, बोलिए रहा है ना कि ऐसे 2 तरीके समझाइए जिसमें जो जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो बोल रहा है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ बड़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। इनसे दुर्गंध एवं गंदगी फैलती है। जैव निम्नीकरण पदार्थ तरह तरह के बीमारियों को फैलाने के कारण बनते हैं, जिससे पर्यावरण में हानिकारक जीवाणु बढ़ते हैं। जैव निम्नीकरण मतलब समझ रहे हैं किसको बोलते हैं? तो जैव निम्नीकरण का मतलब है जीव जंतु से, जो जीव जंतु मर सड़ जाते हैं उससे है। तो उसका निम्नीकरण हम लोग जानते हैं, जब तक से उसका कीटाणु बैक्टीरिया जब तक उसको खा के सड़ाता उड़ाता नहीं तब तक से क्या करता है, दुर्गंध फैलते रहता है। आगे है कि
ऐसे दो तरीके से बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो अजैव में जैसे हो गया, अजैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, हम लोग जानते हैं भाई। वे उद्योग में तरह तरह के रासायनिक पदार्थ से तैयार होकर बने होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, जो सूक्ष्म कणों के रूप में विघटित होकर पर्यावरण को क्या करते हैं, हानि पहुँचाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मानवों को तरह तरह की क्या करते हैं, हानि भी पहुँचाते हैं। अगला जो है वो कचरा प्रबंधन है। कचरा प्रबंधन का मतलब होता है कि वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जो हम लोग कचरा समझ में आ रहा, पहले कचरा का मतलब हो गया जो हम लोग के द्वारा उपयोग करने के बाद जो पदार्थ बच जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो मानवों के उपयोग के पश्चात शेष बच जाता है, यूज करने के बाद जो पदार्थ बच जाता है वो हम लोग कचरा कहलाता है। अर्थात वाणिज्य पदार्थों को कचरा कहते हैं। ये कचरे हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। ये कचरे अपघटकों के द्वारा अपघटित होकर मृदा में क्या करते हैं, मिला दिया जाते हैं। और मिलाने वाला अपघटक कौन होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटो, जो नहीं कर सकते, खाली ज़्यादातर में बैक्टीरिया, जीवाणु, यही लोग सड़ाता है। अब हम लोग जानते हैं कि सभी तो नहीं सड़ा पाता है, प्लास्टिक सड़ा देता है नहीं। तो यह बोला कचरे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरण, जो अभी बात हो रहा था जैव निम्नीकरण, और एक होता है अजैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण वैसे कचरे हैं, देखो अभी जो जैव निम्नीकरण की बात कर रहे थे, कचरे के बारे में आ रहा था वो, कि जैव निम्नीकरण वैसे कचरे हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाती है। ये कचरे जीवाणुओं तथा अन्य प्राणियों के द्वारा उत्पन्न एंजाइम की सहायता से अपने आप अपघटित होकर पर्यावरण के हिस्सा बन जाते हैं। जितने भी सभी घरेलू खेत से जो उत्पन्न कचरा होता है वो सब लोग जानते हैं आसानी से सड़ जाता है, और जो आसानी से सड़ जाने वाला कचरा है वो आपका जैव निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरण कचरा भी कह सकते हैं उसको हम लोग, कि जो आसानी से छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा के जरिए जो अपघटित हो जाता है, जो सड़ जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जैव निम्नीकरण, ठीक है। और अजैव निम्नीकरण किसको बोलेंगे, तो अजैव निम्नीकरण वैसे कचरे जैविक प्रक्रिया से अपघटित नहीं होते हैं। जैविक प्रक्रिया यानी कि जीव जंतु के द्वारा वो अपघटित नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें पर्यावरण में ज़्यादा दिनों में उपस्थित रहकर इसे प्रदूषित करता है। इनमें एंजाइमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे DDT हो गया, पीड़कनाशक हो गया, कीटनाशक हो गया, पारा हो गया, सीसा हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि। ऐसे बहुत सारे और भी रासायनिक पदार्थ हैं जो हम लोग के पर्यावरण में यूज किए जाते हैं, और फिर इसका ये अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपघटन नहीं होता है जैविक प्रक्रम के द्वारा, तो उसको हम लोग अजैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण कचरा। अगला है कि पोषी स्तर क्या है, और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए, ठीक है। तो पोषी स्तर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल, तो हम लोग अगला दिन साथ पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक लेवल होता क्या है, पोषी स्तर क्या है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक पॉइंट है, बहुत बार ऐसा आया हुआ है एग्जाम में, पोषी स्तर क्या है, ठीक है। पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, और आहार श्रृंखला का उदाहरण देते हुए पोषी स्तर को समझाइए। ऐसा इसका सवाल बहुत बार बना हुआ है, इसीलिए हम लोग फिर इसको बहुत ज़्यादा भी हो गया है, तो हम लोग फिर इसको अगले दिन करेंगे ना।